नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को बीजेपी का इकोसिस्टम गद्दार कह रहा है। और गद्दार किस लिए? क्योंकि उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बांग्लादेश के एक प्लेयर को अभी ऑन बोर्ड लगभग 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। और क्या हुआ? उसको खरीदने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सरकार के कितने दबाव में है, अब ये पता चलता है। शनिवार यानी कि आज 3 जनवरी को बिल्कुल ये स्थिति साफ हो गई कि बीसीसीआई ऐसा लग रहा है कि दबाव में है। किसके? पॉलिटिकल रेजिम के दबाव में। और बीसीसीआई का कौन हेड है ये सबको पता है, अमित शाह के बेटे जय शाह है। अब बीसीसीआई ने पिछले स्टैंड से अब यू टर्न ले लिया है और उन्होंने ये कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने यानी निकालने को कहा है। केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को फौरन बाहर करने की घोषणा की। मुस्तफिजुर को दिसंबर 2025 में हुए आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन हालिया घटनाक्रमों के कारण यह कदम उठाया गया। यही बीसीसीआई जो 2 दिन पहले तक ये कह रहा था कि बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं है और इसीलिए वहां के खिलाड़ी आईपीएल में खेल सकते हैं। 2 दिन पहले तक जो बीसीसीआई ये कह रहा था कि बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं है, 2 दिन के अंदर बांग्लादेश से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। क्या हुआ? कुछ बीजेपी नेताओं और दक्षिणपंथी संगठनों ने लोगों ने केकेआर के मालिक शाहरुख खान को गद्दार घोषित करते हुए उस खिलाड़ी को केकेआर से बाहर करने की मांग की। अब आइए आपको दिखाते हैं कितने सड़े हुए बयान बीजेपी के दुर्गंधित नेता, जिनको कहते हैं बिल्कुल सड़े हुए नेताओं ने किस तरीके से बॉलीवुड एक्टर, क्योंकि वो मुसलमान है, आप सोच लीजिए कि उनको मौका मिल गया पूरा राशन पानी चढ़कर शाहरुख खान पर चढ़ने का। और देखिए कितनी घिनौने बयान उन्होंने शाहरुख खान के लिए दिए। एक आध सैंपल आपको सुनाती हूँ और फिर इसके बाद आज की चर्चा शुरू करूंगी। हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की। बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। बताइए, मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में बात। हटिए इसको। अब आप बताइए उसको जिहादी सुअर है क्या? क्या मतलब किस भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं? एक और सैंपल आपको दिखाते हैं। शाहरुख खान के पीछे पड़ गए लोग बांग्लादेश के प्लेयर। सुनिए, तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं। यही आईपीएल के मैचेस जब भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए थे, तब तो ये बीजेपी के नेताओं ने कुछ नहीं बोला, ना जय शाह ने कुछ बोला। उस समय तो मैच भी हो गया, जबकि हमारे 26 लोगों की जान चली गई थी पहलगाम में, लेकिन उस पर इनको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन भारत और बांग्लादेश के अच्छे खासे प्यारे क्रिकेट के संबंध बने हुए थे, अच्छा पड़ोसी देश था। आज इन मूर्ख नेताओं ने कहां ले जाकर पूरा खेल और राजनीति को इस तरह से गंदा मिश्रण करके कहां पर पूरी दुनिया को पहुंचा दिया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब केकेआर ने अपने आधिकारिक बयान में क्या कहा है? कोलकाता नाइट राइडर्स पुष्टि करता है कि आईपीएल के रेगुलेटर बीसीसीआई आईपीएल ने आगामी आईपीएल सीजन से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है। ये रिलीज उचित प्रक्रिया और परामर्श के बाद बीसीसीआई के निर्देश पर की गई है। बीसीसीआई आईपीएल नियमों के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की अनुमति देगा और आगे की जानकारी उचित समय पर दी जाएगी। बीसीसीआई के जो सचिव हैं देवजीत सैकिया, उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि हालिया घटनाक्रमों के कारण बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को उनके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है और यदि वो रिप्लेसमेंट मांगेंगे तो बीसीसीआई उसे अनुमति देगा। अब आप ये बताइए कि तमाम ये जो नेता हैं जो लगातार राशन पानी लेकर चढ़ रहे हैं शाहरुख खान के ऊपर, जिसमें कि संगीत सोम है,
फिर उत्तर प्रदेश के मंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र कश्यप हैं, उन्होंने भी बहुत घिनौना बयान दिया था और उन्होंने आपत्ति जताई। और तमाम, और देवकी नंदन ठाकुर जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। आज पूरा बीजेपी का सिस्टम बहुत खुश है और लगता है कि ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हो गई है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने निकाल दिया। लेकिन आज देश ने क्या खोया? क्रिकेट खो गया, राजनीति जीत गई। लेकिन क्या कभी आप राजनीति को इस तरीके से खेल के साथ मिला सकते हैं? ऐसे तो फिर खेलना मुश्किल ही हो जाएगा। भारत को छोड़ ही देना चाहिए कि आप क्रिकेट ना ही खेलें तो ज्यादा अच्छा है। आज इस पूरे स्टोरी पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। एक प्यारे से खेल को किस तरीके से उसका गंदा राजनीतिकरण किया गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं की राजनीति आगे बढ़ानी है। और क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर वहां पर प्रहार हो रहा है, हमले हो रहे हैं, तो उसका बदला आप इस तरीके से निकाल रहे हैं। और अपने ही देश के बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को गद्दार बताया जा रहा है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देश के जाने माने खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा हमारे साथ है। शेखर, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सिद्धार्थ शर्मा इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है, लगातार हमारे साथ खबरों में बने रहते हैं, लेकिन इनका पैशन क्रिकेट भी है और क्रिकेटिंग एनालॉजी इनके आपने हर डिस्कशन में देखी कि जरूर आती है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शेखर से भी शेखर से आज की शुरुआत करेंगे कि आप इसको पूरे कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं? आज ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत और शाहरुख खान को तो बिल्कुल गद्दारी बता दिया। मुझे लगता है एक सपना बेचा जा रहा है इस देश को प्रधानमंत्री द्वारा। 2036 में हम ओलंपिक्स करवाएंगे गुजरात में, यानी कि उस ओलंपिक्स में मुस्लिम देश तो होंगे नहीं ऑब्वियसली। आप तो, ये तो सब दुश्मन है हमारे, ये तो सब सुअर अब होने चल पड़े हैं, ये एक्टर से लेकर सभी लोग। और क्रिश्चियंस को आप वैसे ही मारना। अभी जब ये चर्च में बैठे हुए थे हमारे प्रधानमंत्री, तो बाहर अटैक्स चल रहे थे क्रिसमस के दौरान, तो उनको भी हम शायद नहीं बुलाएंगे, या सिलेक्टिव क्रिश्चियंस को बुलाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप और उन सब लोगों को, बाकी सबको नहीं बुलाएंगे। तो ये इतना सपना बेचा जा रहा है और वो झूठ है। लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी कंट्री जहां इस तरह की वायलेंस होती है, जहां इस तरह के विचार होते हैं, वहां पर ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, ये सब नहीं होती। आप कॉमनवेल्थ जैसी टुच्ची गेम्स ही करवा सकते हैं, टुच्ची नॉट इन दैट सेंस, क्योंकि उसको कोई करवाना नहीं चाहता। वो एक कहते हैं ना, एक लायबिलिटी है सभी देशों पर, कोई नहीं करवाना चाहता, तो इंडिया को बार बार मिलती रहती है, या इस तरह की कंट्रीज को। अदरवाइज आपके पास ये कुछ नहीं होगा। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, लाइक ऑलवेज। अब रही दूसरी बात, आज मैं एक बहुत सीनियर, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फॉर्मर टॉप बॉस से बीसीसीआई के बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे शेखर इन्होंने एक अपना दोस्त खो दिया। मैं पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, पॉलिटिकल आप आपस में बात कीजिएगा। उन्होंने कहा इन क्रिकेटिंग मैटर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाना, उनको खिलाना, उनको इनफैक्ट हमने डोमेस्टिक में भी खिलाया जब उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी, उनको बुला करके दिलीप ट्रॉफी हम खिलाते थे। वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे इन ऑल आईसीसी मैटर्स, उनका वोट हमेशा इंडिया को रहा। तो ऐसे में हमने आज एक आईसीसी का वोट भी खो दिया। और रही बात बीसीसीआई की, अब बीसीसीआई तो मैं कहूंगा आज जिस तरह की हरकत की है देवजीत सैकिया, जो कि आसाम के, अगर आसाम और बंगाल में चुनाव ना हो तो इनकी हिम्मत है इन लंपेट एलिमेंट्स की, ये संगीत सोम, देवजीत सैकिया, ये सब लोग, कि ये सब ऐसी काम करेंगे। ये इलेक्शन का जोर है, ये हर इलेक्शन में ऐसे ही आग लगती है हमारे देश में। अब ये एक पैटर्न सा बन गया हुआ है, लोगों को समझना चाहिए। अगर ये सेम देवजीत सैकिया ने ये नहीं बताया, उन्होंने ये तो कहा कि बताया गया है शाहरुख खान की टीम को, जिसमें शाहरुख सिर्फ फेस है, उनका क्रिकेटिंग कोई मैटर्स नहीं है। मुझे बहुत सीनियर कोच ने जो पहले होते थे वहां पर, जो वहां पर कई साल रहे और खेले भी, उन्होंने बताया कि शाहरुख इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन हु इज बीइंग पिक्ड एंड हु इज बीइंग ड्रॉप्ड। उनका काम है चीयर लीडर की तरह, ऑब्वियसली ही इज फेस ऑफ द टीम, जर्सीज उनकी बिके, उनका सब कुछ, एक प्रॉफिटेबल टीम चाहिए एज ए ओनर, एंड ही इज ऑल्सो ए को ओनर के साथ आप जूही चावला को तो नहीं गाली दे रहे, आप बाकी के जितने उनके ओनर्स हैं उनको नहीं दे रहे। इट इज ओनली बिकॉज शाहरुख खान इज ए फेस, मुस्लिम फेस, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, लास्ट चीज, अगर यही देवजीत सैकिया पे बात आती है, 24 घंटे या 36 घंटे हुए हैं, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं, कल या परसों में
बांग्लादेश ने अपना नया क्रिकेटिंग कैलेंडर 1 साल का रिलीज किया है। एक तो होता है एफटीपी जो आईसीसी का होता है, जिसमें आप कहाँ-कहाँ खेलेंगे। कुछ एक बीच में विंडोज होती है, बायलैटरल क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान खेल सकता है, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, ऐसे बायलैटरल। उन्होंने अगस्त में इंडिया से सीरीज खेलनी है। यानी पाकिस्तान से आप खेल नहीं सकते, ना आप जा सकते हो ना वो। अब बांग्लादेश के साथ भी साफ हो गया। श्रीलंका एक रह गया छोटा मोटा, उससे कितनी क्रिकेट खेलोगे, उनकी बर्बाद हुई पड़ी है। इसका मतलब आप सब कॉन्टिनेंट में अब आपके सब दुश्मन प्लेयर्स हो गए हैं। आप उनको आने नहीं देंगे, उनके पास जाएंगे नहीं, अब उनके साथ किसी थर्ड कंट्रीज में खेलेंगे। ये इन लंपेट एलिमेंट्स ने कहा है। और देवजीत सैकिया ने 24 या 36 घंटे पहले, क्या ये हमेशा डिस्कशन से होता है, बीसीसीआई एंड बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन, जब भी कोई रिलीज होता है ऐसा, आपस में बात करके फाइनल अप्रूवल के बाद इसको रिलीज किया जाता है। 24-36 घंटे में ऐसा क्या बदल गया? क्यों उनको पहले तो सीरीज खेलने के लिए बात कर रहे हो कि हम खेल लेंगे, और अब सडनली ये लंपेट एलिमेंट्स और कुछ गुरु महाराज ये डिसाइड करेंगे। एक चीज और भी तो है ना शेखर, की अभी 2 दिन पहले तक बांग्लादेश दुश्मन नहीं था, लेकिन 2 दिन के अंदर ये संगीत सोम और ये जो देवजीत साइकिया जैसे लोग हैं, अगर ये कहते हैं कि नहीं भाई ठीक नहीं है, या बीजेपी का इकोसिस्टम उनको बताता है, तो जयशाह भी मान जाते हैं और बाकी सब लोग मान जाते हैं कि ठीक है भाई आप उस प्लेयर को निकाल दो। इसमें गलती कहाँ पर है? हम क्या कहेंगे? दबाव में है? जी नीलू, मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ, आप बेरोजगारी की बात करती हैं, सब कुछ जो इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है। मैं इतना कहूंगा कि एक ही व्यक्ति रोजगार हुआ था जो एक बड़ी पोस्ट पे जो कहते हैं ना गया था, वो भी पापा की वजह से, वो थे जयशाह। अब उनकी भी नौकरी पे खतरा है। ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये जो आईसीसी का ग्लोबलाइजेशन का प्रोग्राम है कि क्रिकेट को बढ़ाना है, ये क्रिकेट को बढ़ानी अब समेट रहे हैं। आप अपने सब कॉन्टिनेंट में सब दुश्मन है, इसमें इनकी मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि इनको उठा करके फेंक दिया जाएगा। ये अंग्रेज जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ से, तब आपको जयशाह को, आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि जयशाह को आईसीसी उठाकर फेंक देगा, यानी कि मुझे लगता है नेक्स्ट इलेक्शन में अब यही होगा। नेक्स्ट इलेक्शन में यही होगा। देखिए अभी इंडिया को क्यों तरजीह दी जा रही है? इंडिया के शरद पवार भी बने, डालमिया भी बने, श्रीनिवासन भी बने, अब जयशाह भी बने, और शशांक मनोहर भी थे। इनको किस लिए बनाया जा रहा? कोई ऐसा थोड़ी कि कोई ब्रेडमैन है। जयशाह ने तो बैट पकड़ना भी बाद में सीखा था, जब वो मैच हो रहा था। एक तो 1 हफ्ता लगा था बैट पकड़ने का, क्योंकि राजीव शुक्ला, जयशाह, इनको क्रिकेट का तो एबीसी भी नहीं पता है, कोई डॉन ब्रेडमैन तो है नहीं। तो ये इस व्यक्ति को इसलिए बनाया गया कि अपने पापा की वजह से, अपने चाचा की वजह से, इन सब की वजह से क्रिकेट में पैसा आएगा, जिसको अंग्रेज लोग हड़पेंगे। जो बिग 3 का फॉर्मूला बना था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सबसे ज्यादा पैसा लेंगे, वो इसलिए बना था कि इन जैसे लोग पैसा लाएंगे, क्रिकेट को थोड़ा ग्लोबलाइज करेंगे, अपने देश में और ज्यादा टूर्नामेंट्स करवाएंगे, और हमें पैसा बराबर मिलता रहेगा। अब जब आपको ये पता चलेगा कि इनकी लड़ाई तो पाकिस्तान से भी, इनकी नेपाल से भी नहीं हमारी तो बनती कोई खास, और आपके बांग्लादेश नए दुश्मन है, ऐसे धीरे धीरे जब बाकी कंट्रीज आपस में बात करेगी और देखेगी कि ग्लोबलाइजेशन छोड़िए, 8-9 कंट्री से अब कहीं सिमट के 5 पे ना आ जाए क्रिकेट, तो ये ऐसे में आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। इंडिया के जो मोस्ट, जो कहते हैं पेड वर्कर था, जिसको लाखों रुपए रोज के सिर्फ ट्रैवल के मिलते हैं, अगर उन पैसों की बात करूं, आप एक प्रोग्राम नया करना पड़ेगा, इन लोगों को कितना पैसा बीसीसीआई से मिलता है। ये कोई देश सेवा नहीं वहां पर कर रही है, लूट रहे हैं। इस 50,000 करोड़ की कंपनी को लूटा जा रहा है। तो ऐसे में मुझे तो यही लगता है कि अगला इलेक्शन इनके लिए बिल्कुल सुखद नहीं होगा, और ये भी बेरोजगार यहीं पर बैठे हो सकता है, प्ले कार्ड दिखा रहे हो कि पापा चाचा नौकरी दीजिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जयशाह की नौकरी भी खतरे में पड़ गई है इस एपिसोड के बाद। खासकर आईसीसी को लग रहा है कि भाई क्रिकेट का विस्तार नहीं, बल्कि क्रिकेट को समेटने की कोशिश की जा रही है। ठीक कहा चंद्रशेखर ने कि भाई अब तो आप मुसलमान देशों के साथ खेलेंगे ही नहीं। इस पूरी विवाद के ऊपर सिद्धार्थ मैं अब आपके पास आती हूँ, कैसे देखा जाए? इसमें 2-3 एंगल्स हैं। एक तो बीसीसीआई कितने दबाव में है, दूसरा जयशाह को वो डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि उन्हीं के पिताजी की, उन्हीं के पापा की जो सरकार है उसको ये नैरेटिव सूट नहीं करता, तीसरा उनको मौका मिल गया कि शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान समुदाय से हैं, उनके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ने का। तो पूरा टेक अवे क्या है स्टोरी का, जिस हिसाब से बीजेपी एक बिना बात का विवाद खड़ा करके और इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर दिया? आप ये कह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और हम कैसे बांग्लादेश के साथ खेल सकते हैं, तो ये लॉजिक पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? जी शेखर, एक लाइन सिद्धार्थ के बोलने से पहले, सॉरी सिद्धार्थ, मैं आपकी भी नॉलेज में ले आऊं। इस प्लेयर को, ये बहुत बड़े प्लेयर है, अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं,
और मैं नहीं कहूंगा वर्ल्ड के बेस्ट है, लेकिन वर्ल्ड के टॉप 3 लेफ्ट आर्म सीमर्स में ये है। इनको चेस सिर्फ केकेआर नहीं कर रही थी, ये कोई नहीं कह सकता। और शाहरुख भी अगर प्लेकार्ड उठा रहे थे, बैटन उठा रहे थे, वो उनके कोच और कप्तान बता रहे थे, जिनके राणे और जो बाकी के कोच अभिषेक नायर, ये सब लोग बता रहे थे, तब वो उठा रहे थे। उनकी कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में। और लास्ट बात कि इनको चेस जो किया जा रहा था, पहले 2, 3 या 4 टीमें कर रही थी, और लास्ट में 9 करोड़ रुपए की बोली जो थी वो चेन्नई सुपर किंग्स ने दी थी, जो कि धोनी की टीम है। मैं हमेशा धोनी की टीम बोलता हूँ क्योंकि वो उनके अडॉप्टेड सन है, उन्हीं के नाम पे टीम चलती है। अगर मान लीजिए ये तो इनकी लास्ट 9.2 की बोली थी और इनके पास आ गया, अगर ये प्लेयर को धोनी ने लिया होता, सीएसके ने लिया होता, क्या यही रिएक्शन होता? जस्ट बिकॉज ही शाहरुख खान, ही इज मुस्लिम, वहां का रिएक्शन अलग है, और जस्ट बिकॉज के ये धोनी ने नहीं लिया तो यहाँ रिएक्शन अलग हो गया। सॉरी, कंटिन्यू। ठीक है, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है कि डबल स्टैंडर्ड्स दिखते हैं। मैं सीधा तब आपके पास आती हूँ कि इस पूरे विवाद के सबसे बड़े टेकअवेज क्या है आपके, आप क्या टेकअवेज इसके कहेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये एक नीडलेस विवाद था? इस विवाद से बच भी सकती थी। यही स्टैंडर्ड पाकिस्तान के लिए अप्लाई नहीं हुए, जबकि हमारे 26 लोग पहलगाम में मारे गए, उसके बाद भी मैच खेला गया। लेकिन बांग्लादेश की बारी आ गई तो फिर इतना प्रोएक्टिव क्यों हो गया हमारा जो सत्तारूढ़ पक्ष है, और उसके दबाव में बीसीसीआई भी आ गया? क्या जयशाह ने अपनी बुद्धि बेच खाई थी? जी, मेरे ख्याल से लूथरा जी ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कोई भी मुर्गी अगर सोने का अंडा देती है तो उसको जो भी हलाल करने जाता है, फिर उसका नंबर लग जाता है कि इतनी बड़ी मूर्खता तो कोई नहीं करता। लेकिन ये अगर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि विश्व का जो क्रिकेट है वो कहीं न कहीं उसका उसका आर्थिक बहुत बड़ा पहलू है। कोई भी घाटे में तो आप दुनिया भर में क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो जो फायदे में जो चीज चल रही है, उसको इस तरह की मूर्खताएं अगर करेंगे और घाटे में डालेंगे, तो स्वाभाविक है कि जो मुर्गी का मालिक है वो कहेगा कि एक ऐसा मैनेजर है कि रोज जो सोने के अंडा डाल रही थी उस मुर्गी को इसने हलाल किया। सबसे पहले मुर्गी को तो बाद में देखेगा, पहले मैनेजर को, मैनेजर की का हलाल होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो लूथरा जी ने उस चीज को तो ठीक से पकड़ा है। समस्या ये है कि जैसे आपने कहा थोड़ा बहुत कि मैं क्रिकेट की एनालॉजी देता हूँ, उसका कारण है कि थोड़ा बहुत अपनी, जिस समय हम खेलते थे तो यूनिवर्सिटी वगैरह तक हम खेलते थे। उसके बाद मेरा बेटा भी है, जवान है, हालांकि वो चेस में इंटरनेशनल मास्टर वो है और आईआईटी मद्रास में भी पढ़ाई करता है, फिर भी वो लेग स्पिनर है और क्लब के लेवल पर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वगैरह खेलते रहता है। उसका शौक है, तो हमें भी उसके साथ हम भी कभी कभी खेल लेते हैं। अभी भी एक मन होता है तो थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो खैर उस बात पे नहीं जाते हैं। मुख्य बात यह है कि भाजपा की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। वो मजबूरी हर धूर्त की होती है। ये मजबूरी है कि पाखंड करो, ये मत, जो वो मत दिखो जो असल में तुम हो, नहीं तो कलई खुल जाएगी। रावण की भी मजबूरी थी कि सीता हरण करते समय अपना असली रूप में नहीं आ सकता था। 10 सर और 20 हाथ लेके आता तो सीता जी बाहर ही नहीं निकलती, कहती कि ये तो राक्षस है। तो अपना रूप बदल कर आना, साधु जैसा दिखना, उसके लिए जो भी पाखंड करता है उसके लिए एक बहुत बड़ी उसकी मजबूरी होती है। इसीलिए वो एक साथ खरगोश जैसे दौड़ता भी आगे आगे और भेड़िया के जैसे पीछे पीछे दौड़ाता भी है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि बॉलर बाउंसर मार रहा है और कप्तान डर के मारे कहे कि हम तो खुद बैटिंग नहीं करेंगे, इसके बदले हम नाइट वॉचमैन को भेज देंगे। मुस्तफिर जो खिलाड़ी है बांग्लादेश का, उससे उनका इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। यदि केकेआर में बांग्लादेशी को रखना गलत है तो शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखना सही कैसे है? बांग्लादेश को बिजली देने वाले अदानी को हिंदुस्तान में रखना कैसे सही है? यही अगर उनका सिद्धांत है तो फिर तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ जैसा क्रिकेट अभी तक क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि दुनिया, इसका कारण है, दुनिया भर में कोई भी खिलाड़ी को देश की नीतियों से अलग माना जाता है। ओलंपिक्स में भी अभी हाल फिलहाल ओलंपिक्स हुआ था, रशिया को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। लेकिन जो रशियन खिलाड़ी होते हैं उनको ओलंपिक के झंडे के तले ओलंपिक खेलने की अनुमति होती थी। नॉर्थ कोरिया भी खेलता है ओलंपिक। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगर किसी भी कारण से इनको लगता है खुद का अपना बनाया हुआ जाल में ये फंस गए हैं। कभी कभी कहा जाता है इंग्लिश में द टेल इज वैगिंग द डॉग। कभी कभी हनुमान जी की पूंछ ही इतनी बड़ी हो जाती है कि हनुमान जी के अलावा पूंछ ही हनुमान जी को लेके चल देती है। तो इनके जो पूंछ है, इतने बड़े भक्त मंडली है, जो लंपट लोग हैं, उन्होंने इतना दबाव इनके ऊपर ले आया है कि बांग्लादेश बगल का देश है, हमने उसको बनाया था, उसमें रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है और आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है। भैया आप साइड में खड़े हो और बांग्लादेश अपने राह पर चल दिया है। कभी शेख हसीना को चुन लेता है, कभी शेख हसीना को भगा देता है, कभी यूनुस को चुन लेता है, कभी कहता है यूनुस साहब आप भी जाइए, अब हम नया चुनाव करवाएंगे, तो आप तो विश्व गुरु काहे के हैं भैया। तो कुछ करते हुए दिखिए। तो इसका एक किस्सा है, छोटा सा किस्सा है।
जंगल में चुनाव हुए तो बंदर बहुत पॉपुलर था, राजा बन गया। उसके बाद अब बंदर राजा बनेगा तो कौन सा काम हो पाएगा? किसी का नहीं हुआ, सब बिगड़ते चला गया। तो सब लोग बंदर के पास पहुंचे कि भैया राजा हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? बोला काम वाम छोड़ो, उछल कूद में कभी कोई कमी रही है क्या मेरे, ये बताओ। पूरा उछल कूद मैंने किया है। तो ये ऐसी स्थिति में ये भाजपा अपने आप को पा रही है। और दुर्भाग्य इसका ये है कि क्रिकेट का खेल जो खेल होता है, जब कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है तो कोई उस खिलाड़ी की नेशनलिटी या देश नहीं देखता है। मुस्तफिर जब खेलते हैं केकेआर के लिए तो केकेआर के फैंस उनको केकेआर के खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। जब धोनी खेलते हैं तो कोई उनको हिंदुस्तानी के रूप में नहीं देखता, वो उनको देखता है कि ये चेन्नई है। जैसे लूथरा साहब ने कहा, वो चेन्नई सुपर किंग बोलेंगे नहीं, वो तो धोनी की टीम बोलेंगे। आरसीबी को कोई आरसीबी की टीम नहीं बोलता है। हम लोग बैंगलोर के हैं तो आरसीबी के फैन है, तो आरसीबी की को सब कहता है विराट कोहली की टीम है। तो ये जो खेल है वो खेल ऐसी चीज होती है। अर्जेंटीना खेलता है तो या तो मैराडोना के समय लोग कहते थे मैराडोना को देखने के लिए हम देख रहे हैं। पिछले 3 साल पहले वर्ल्ड कप हुआ था तो हम लोग सब बैठे रहते थे कि किसी तरह अर्जेंटीना जीत जाए। अर्जेंटीना को जीतने से लेना देना नहीं था हमको। मेसी इतना पसंद है कि उसकी टीम जीत जाए। मेसी अगर स्पेन का होता तो हम मेसी के लिए स्पेन के लिए जय जयकार करते। तो खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि वो राष्ट्रीयता से ऊपर होते हैं। जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स जो भी करता है, परफॉर्मिंग आर्ट शाहरुख खान है, या अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता था, पहले राज कपूर के बारे में कहा जाता था कि रशिया जाते थे तो लोग उनको बहुत पसंद करते थे। अमिताभ बच्चन ग्लोबल फिगर हैं, शाहरुख खान ग्लोबल फिगर है। किस लिए? हिंदुस्तानी है इसीलिए थोड़े। उनका क्राफ्ट ऐसा होता है, उनका आर्ट ऐसा होता है कि दुनिया भर में जब शाहरुख खान जाते हैं या कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी जाएगा, सचिन तेंदुलकर जाएगा तो सचिन तेंदुलकर को कोई इंडियन नहीं बोलेगा, वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन बोला जाता है। जब हुसैन बोल्ट कहीं पहुंचते हैं तो दुनिया में लोग उनको ये देखने नहीं आते हैं कि जमैका से कोई आया था। ये कहता है कि एक मनुष्य 10 सेकंड के अंदर इतनी जबरदस्त दौड़ कैसे लगा लेता है। ये सुपर ह्यूमन बीइंग जो है इसको हम देखना चाहते हैं। एक बात जो मैं शेखर से सवाल करूंगी ये वाला, कि जो मूर्खता बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम की नजर आती है और इसका परिचय रोज वहां वो लोग देते हैं। अब शाहरुख खान जिसको एक ग्लोबल आइकॉन माना जाता है, वो अपने देश के ही बॉलीवुड एक्टर नहीं है, उनको एक ग्लोबल आइकॉन के रूप में बाकी देश भी देखते हैं। मैं अभी यूएस गई थी, यूएस में देख रहे थे कि कितनी पॉपुलैरिटी है शाहरुख खान की। दुबई में, यूएई में, कोई शायद विश्व का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर शाहरुख खान को लोग मिलने के लिए आतुर नहीं रहते। अपने देश के जो लोग हैं आज उनको गद्दार बताकर आज उन्होंने किस चीज का परिचय दिया है एक तरीके से इस पूरे क्रिकेट विवाद में उनको पीस कर। जी शेखर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वही मुस्तफिजुर रहमान है जो 2016 में जब हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, उस टाइम पे तो ये बहुत पॉपुलर भी नहीं थे। ये इतने अच्छे परफॉर्म किया कि उनको पहली बार और अंतिम बार उनको आईपीएल जिताया था। उसके बाद वो नहीं जीतते हैं। ये वही रहमान है जिसको दिल्ली कैपिटल्स में सौरव गांगुली ने खिलाया, तब कुछ नहीं। ये वही है जिसको डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट जगहों के लिए खेले, इनको इनकी काबिलियत पे चुना गया। और शाहरुख खान कोई ऐसे वो नहीं है कि उनको क्रिकेटिंग, हाँ उनको वो क्रिकेट खेलते थे, अगर आपको ध्यान हो, जब वो जवान थे यहाँ पर पालम एयरपोर्ट के वाले ग्राउंड पे बहुत सारा क्रिकेट, दिल्ली के लिए भी जूनियर क्रिकेट खेले हैं। तो वो एक उनको क्रिकेटिंग नॉलेज है, लेकिन वो अपने कामों में इतने बिजी हैं। मुझे ये बिल्कुल बाकायदा बताया गया कि उनको ABCD का कोई टीम का नहीं पता, उनका काम जो है वो करते हैं। यही काम प्रीति जिंटा पंजाब टीम के लिए करती है, उनको क्रिकेट की ABC नहीं पता, जय शाह की तरह। यही काम बाकी के लोग करते हैं, बाकी टीमों के लिए ओनर्स बैठते हैं। कोई ये सब दिखावा होता है। जब आप प्ले कार्ड उठाते हैं, जब आप बोली लगाते हैं, वो किसी के कहने पे लगाते हैं। तो ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी चीज बांग्लादेश आपका फ्रेंडली नेबर। हैरानी ये होती है कि आप अपने फ्रेंडली नेबर को कैसे दुश्मन बनाने को तैयार है। आज सिचुएशन जिस तरह के, देखिए जो कंडेम करते हैं यहाँ पर, वहां कोई भी लिंचिंग होती है, सब लोग एक आवाज में कहते हैं ये गलत है। वो हिंदुओं की लिंचिंग हो या मुस्लिम्स की, इंडिया में हो। लेकिन बांग्लादेश में अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंस मुझे नहीं समझ आया कि जहां पर स्टेट ने केसेस विड्रॉ कर दिए हो। ठीक है, उनका सब अपना चल रहा है। यहाँ तो यूपी ने आपके केसेस अखलाक वाले विड्रॉ कर दिए। तो ये वर्ल्ड जो वर्ल्ड फोरम पे है, ये आपका क्या मैसेज आ रहा है? मैंने तभी तो कहा हमारे प्रधानमंत्री एक सपना तो बेच रहे हैं, 2047 का अमृतकाल, 2036 का ओलंपिक्स, लेकिन उनको भी पता है 75 कब तक क्या होना है, कुछ नहीं। बस ये सपना बेच के आग लगा करके बंगाल और असम का इलेक्शन जीतने के स्ट्रेटेजी में देश से निकल जाएंगे झोला उठा करके।
क्या होगा आगे इस सब कह रहे हैं क्रिकेट कि का। केवल और केवल असम और बंगाल का चुनाव जीतने के लिहाज से उन्होंने शाहरुख खान जैसे फिगर को गद्दार भी बता दिया और मुस्तफिजुर रहमान जैसे क्रिकेटर की बलि भी चढ़ा दी। ये मत भूलिएगा, ये वही शाहरुख खान है जो स्टेजेस पे ममता बनर्जी के साथ बैठते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरी क्रोनोलॉजी को ठीक से समझिए, तो सौरव गांगुली को जब बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था, हेमंता शर्मा है आपके, हेमंता असम के सीएम, ये दूत आजकल हैं बीसीसीआई, ये संभाल रहे हैं अमित शाह के कहने पे। तो इन्होंने इसी बात की डील हुई थी कि तुम हमारा फेस बनोगे बंगाल इलेक्शन में पिछले, और बीइंग ए बंगाली, और वो वैसे भी बहुत तेज है। सौरव गांगुली कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, उनको पता था इनका फेस बन के कुछ नहीं होगा, वही शुभेंदु अधिकारी वाली हालात होगी। उन्होंने स्टेजेस शेयर किए विद ममता बनर्जी। क्या हालात की? इस सेम सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, मैं एक सेकंड अंदर रहा बीसीसीआई के केस में। फिक्सिंग में तो आपने पूरी की पूरी लिस्ट छुपा दी जिसमें आपके धुरंधरों के नाम थे कि नेशन इंटरेस्ट में। और जब बात आई कि रिलैक्सेशन देने को, तो जयशाह को चुपचाप से दे दी। यही चंद्रचूड़ साहब ने अपने वो 3 ऑर्डर्स क्यों लिखे थे जिसमें कहा गया था 70 साल, जिसमें कहा गया था कि आप 2 टर्म्स के बाद ऊपर नहीं जा सकते 6 साल के बाद? क्यों उसमें रिलैक्सेशन की थी? इसलिए कि वो एक पापा के बेटे थे, वो एक पापा इन्फ्लुएंशियल है, जो कोर्ट्स की, जो सभी लोग बात करते हैं, जो इस पे धिक्कारते हैं कई हमारे फॉर्मर जजेस को फॉर टेकिंग द पोजीशन ऑफ, जो कहते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट। क्या ये सब कुछ वहां नहीं हुआ था? तो सौरव गांगुली को साइड कर दिया गया था, रॉजर बिन्नी को बनाया गया था फॉर नॉट ओबेइंग देयर ऑर्डर्स, और जयशाह को एक्सटेंशन दी गई थी। तो ये सब कुछ डबल स्टैंडर्ड सबको समझ आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ है कि आपके इलेक्शन है तो तनाव है। तनाव में ये लोग भूल जाते हैं कि ये तनाव आप जो देश में कर रहे हैं वो तो अलग है, इंटरनेशनल लेवल वाले तनाव की वापसी आसानी से नहीं होती। आपके सब दुश्मन होंगे, चाइना आपका दुश्मन नंबर 1, पाकिस्तान दुश्मन नंबर 2, श्रीलंका के साथ हालात ठीक नहीं, नेपाल में अपनी प्रॉब्लम्स है, बांग्लादेश और भूटान रह गए थे। अब बांग्लादेश भी 2 दुश्मन है, अब भूटान एक रह गया बेचारा छोटा सा साइड पर, उसकी ना सेना है ना कुछ है। तो अब आप अकेले इस रीजन में एक चीज बीच और में फंसे पूछेंगे, हैं। उसके बाद फिर मैं अंतिम कमेंट लूंगी सिद्धार्थ से कि शिखर, आपने जो बात कही कि अब ऐसा लग रहा है कि जय शाह की भी नौकरी खतरे में आ गई है, स्पेशली आफ्टर दिस आएगी एपिसोड। आएगी। ओके, मेरा ये कहना है कि अभी तो वो, ये कोई परमानेंट जॉब्स तो है नहीं। अब जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे, जो कि शायद 26 में तो नहीं होंगे, शायद 27 में होंगे, उससे पहले भी ये बात चलेगी और उसके बाद भी होगी, क्योंकि देखिए नहीं लिमिटेड तो आप ये वोट्स कह हैं रहे हैं कि आईसीसी उनको हटाएगा, अब आईसीसी उनको हटाएगा। आईसीसी तो ऑब्वियसली उनको हटाएगा, क्योंकि वहां के अध्यक्ष हैं, वो वहां के चेयरमैन है आईसीसी के। तो आईसीसी का चेयरमैन जो भी होगा, वो एक तरह से आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको देने का काम है, उसका काम है पैसा इकट्ठा करना, सब नेशंस को खिलाना और ग्लोबलाइज करना क्रिकेट को। ग्लोबलाइज तो हो नहीं पा रहा, ऊपर से आपने पाकिस्तान को दुश्मन और ये सब कुछ। आज आईसीसी भी तो खतरे में, उनकी अपनी जो क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने का सपना, वो भी तो खतरे में है। अब कहाँ क्रिकेट खेलोगे? पहले 12 नेशन खेल रहे थे, अब 8-9 हो गए थे, उसमें पाकिस्तान साइड हो गया। श्रीलंका की क्रिकेट खराब हुई पड़ी है, नेपाल को तो खैर अभी ऊपर की तरफ आना है, उनका वोट नहीं है। तो ये जो वोट, जो लिमिटेड वोट है, उसमें से आपके साथ कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आप उनको पैसे का लालच देते हैं, वेस्ट इंडीज को भी पैसे का लालच। तो बांग्लादेश आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। जब ये वोट नहीं आपको आएंगे ना अपने सब कॉन्टिनेंट के, तो ये अंग्रेज लोग आपकी कुर्सी खा जाएंगे। तो ये जो अब मोस्ट एलिजिबल, जो कहते हैं ना, जो व्यक्ति था जिसको एक ही को नौकरी इतनी महंगी मिली बिना काबिलियत के, वो भी अब जल्दी ही बेरोजगार होता हुआ आपको दिखेगा। ये मेरा अपना पर्सनल मेरा मत है, और क्रिकेट की जितनी मुझे समझ है और जितनी मैं बात करता हूँ लोगों से, यही मुझे अब समझ आता है। और एक और चलते चलते एक और चीज बताऊं, 1999 में जब फिरोजशाह कोटला में पिच को खोदा गया था, सिद्धार्थ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब यही अरुण जेटली, जो अब तो नहीं है लेकिन वो क्रिकेट को बर्बाद करके गए, दिल्ली की भी और बाकी भी, यही अरुण जेटली, यही वाजपेयी साहब, ये सब लोग एक आवाज में शिव सैनिक को जिन्होंने खोदी थी, उनको एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स बोलते थे। उन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी इमीडिएटली, मैचेस सस्पेंड नहीं हुए, तो उनका शिफ्ट किए गए थे पिच खोदने पे, और क्रिकेट जारी रही थी। क्रिकेट उसका कभी रुकी नहीं उनके होते हुए। ये नया इंडिया, ये मोदी जी का नया इंडिया, यहाँ क्रिकेट को भी बर्बाद किया जा रहा है। पिच खोदना तो मेरे ख्याल से खुद ही ना किसी दिन लोग खोदने चले जाएंगे लोग।
मेन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट आज आपके पॉपुलर लंपेट्स बन गए हुए हैं। ये डिसाइड कर रहे हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी, क्रिकेट पॉलिसी। अब क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो आपके एम्बेसडर्स नहीं है, वो अब आपके पॉलिटिकल टूल्स बन गए हैं। बिल्कुल आप उनको बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक जाते जाते एक और खुलासा आपको करूं, जो मैं पहले भी कहा, आज तक सिर्फ एक ही प्लेयर पर इस बात के लिए टीम से ड्रॉप हुआ, ये ऑफिशियली नहीं बोला गया। ऑस्ट्रेलिया से सरफराज खान को नहीं खिलाया गया, ड्रॉप किया गया। जब मैंने 4 या 5 या 6 कितने भी लोगों से बात की, मुझे एक ही चीज पता चली, उन्होंने ड्रेसिंग रूम की कुछ बात लीक की थी। ये ध्यान रखिएगा, मैं 31 साल से क्रिकेट कर रहा हूं और क्या चीज लीक नहीं होती ड्रेसिंग रूम की। ये जो हम स्टोरीज करते हैं या आप पॉलिटिकल करते हैं, किससे करते हैं? कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपका सोर्स होगा, हमारा क्रिकेट में वो सोर्स होते हैं, कोई ऑफिस में होते हैं, कोई प्लेयर होते हैं। जिस प्लेयर के आप क्लोज हैं, चाहे वो विराट हो, सहवाग हो, सचिन हो, आपको खबर तो वही देंगे। और ये वही सौरव गांगुली भी थे कप्तान, जबकि जब ग्रेग चैपल एपिसोड हुआ था, वो अपने बेडरूम में जर्नलिस्टों को छुपा करके बाहर के रूम में ग्रेग चैपल के साथ लड़ाई करते थे और अगले दिन वो सारा छपता था अखबारों में। क्या चीजें लीक नहीं हुई। और प्लस ये गौतम गंभीर को जो भेजा गया ना, जो मैं हमेशा से कहता हूं, ये एक एजेंडा लेकर के गए हैं। ये गौतम गंभीर किसी टीम के गली मोहल्ले की भी टीम को कोच नहीं किया है। फॉरगेट अबाउट बिकमिंग ए चीफ कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये एक एजेंडा के साथ गए हैं। अगर ये बड़े थे, ऑब्वियसली अगर आप बड़े भरे पूरे और बड़े प्लेयर रहे हो, तो आपका काम था प्लेयर को समझाना कि बेटा, आपने बहुत स्ट्रगल के बाद इस लेवल तक आए हो, आपने बड़े रन किए हैं पिछले 5 साल में डोमेस्टिक में, अगर आप यहाँ से कुछ लीक करोगे आपका करियर खत्म हो जाएगा। ये नहीं था उसको उठा करके बाहर फेंक दे और उसके बाद से अभी तक चयन नहीं हुआ। अगर ये सरफराज की जगह कोई और होते हैं, गौतम खुद होते अपने टाइम में, या सौरव गांगुली होते, क्या किसी के ऐसा ट्रीटमेंट होता? नहीं। ये बहुत सीरियस इशू हो गया हमारे कंट्री में। उस कंट्री में जहां नवाब पटौदी, अजहरुद्दीन या बाकी के जो प्लेयर्स थे दूसरी कम्युनिटी के, वो कप्तान बने जिन्होंने बहुत बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, इस कंट्री में ये रिकॉर्ड बनने अब मुश्किल लग रहे हैं। मैं बहुत सीरियसली इस बात को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये मेरी खबरों के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक बात मैंने आपको बताई है। नहीं, और ये बातें तो सुन के ऐसा लग रहा है कि बीजेपी देश को ही नहीं, खेल को भी अब पूरी तरीके से बर्बाद करने पे तुली हुई है। और ये काम मोदी और शाह साहब के नेतृत्व में ही हो रहा है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है ये मुस्तफिजुर रहमान को हटाना। अब मैं अंत में आऊंगी आपके पास सिद्धार्थ, की इस पूरे विवाद पर अब क्या कहा जाए, हम किसको कोसे, कहां पर जाकर अकाउंटेबिलिटी इस पर फिक्स होगी और पूरा विश्व आज हमारे ऊपर क्या कहेगा? जी देखिए, पूरा विश्व तो क्या कह रहा है, ये 2 दिन पहले का, 4 दिन पहले का न्यूज है, 26 दिसंबर 2025 का, जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया में जो नशा किया जाता है, नशा नहीं उसको डोपिंग कहा जाता है, क्योंकि कई खेल में एथलीट्स जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग तरह की चीजों का सेवन करते हैं। उसको रोकने की जो संस्था है, वाडा नाम की, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा खिलाड़ी अभी भी इस तरह की चीजें ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भारत का खेल का मैनेजमेंट जो है, खेल का मॉनिटरिंग जो है, कहाँ है? कोई मॉनिटरिंग नहीं है। खिलाड़ी को जो ठीक लगता है वो कर रहा है, उसको भी नहीं पता है कि वो जो खा रहा है वो गलत चीज है, उसके अनुसार उसको वो टेस्ट में पकड़ा जाएगा। तो एक चीज सबसे, भारत में क्रिकेट जो सबसे ज्यादा बूम किया वो उस समय 1983 में जो हमारे कपिल डेविल्स ने जो वर्ल्ड कप लेके आया, उसके बाद अचानक भारत में क्रिकेट ने बूम किया। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, हालांकि वो मैच टेलीकास्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत 17 पर 5 हो गया था, तो एक तरफ तो कपिल देव थे, वो ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन क्रिकेट में होता है कि दूसरे तरफ बैट्समैन आउट हो जाए तो एक बहुत बड़ा बैट्समैन नॉट आउट भी रह जाएगा, तो वो जिता नहीं पाता। तो सैयद किरमानी थे, वो हमारे विकेट कीपर भी थे, और उन्होंने जो उनके साथ जो पार्टनरशिप की थी वो करीब 90 या 100 रन से ज्यादा की पार्टनर, उन्होंने खुद ज्यादा रन नहीं बनाए। तो भारत में क्रिकेट एक ऐसी चीज है, या कोई भी खेल ऐसी चीज है जिसमें कि आज तक कभी भी राजनीति हुई नहीं है। खेल का सबसे पहला नियम ही होता है कि उसमें राजनीति का दखल नहीं हो, और भाजपा के राज में हो ये गया है कि राजनीति इतनी हावी हो गई है कि क्रिकेट ही नहीं, जो आपका दिखा रहा है कि बाकी खेलों में भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कह रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खिलाड़ी भारत में पकड़े जाते हैं जिनको इस तरह की चीजें नहीं लेनी चाहिए।
फुटबॉल में एक आईएसएल होता है, वो इस बार वो नहीं होगा। अभी आपका कार्यक्रम चल रहा था तो मैं ट्विटर देख रहा था, तो अरविंद केजरीवाल ने उसके समर्थन में ट्वीट करके रखा हुआ है कि इस बार आईएसएल भी नहीं हो, मतलब फुटबॉल को भी आपने नहीं छोड़ा। तो सबसे ज्यादा अगर इस तरह की चीजें अगर होंगी, तो जिस तरह से लूथरा साहब ने कहा कि खेल का राजनीतिकरण दुनिया में कहीं नहीं होता है, यहां तक कि रशिया को अगर आप देश को बैन भी करते हो तो उसके खिलाड़ियों को आप ओलंपिक झंडे के तरह खिलवाते हो। ऐसे में आप अगर कहोगे कि हम 2036 में भारत में ओलंपिक करने वाले हैं, तो आपको लगता है दुनिया की कोई भी ओलंपिक एजेंसी जिस देश में दूसरे देश के खिलाड़ियों को अंदर आने नहीं दिया जाता है, जिस देश के सबसे ज्यादा खिलाड़ी डोपिंग में फंसे हुए हैं, तो ओलंपिक कमेटी को, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कोई दूसरा देश नहीं मिल रहा है क्या ओलंपिक खिलवाने के लिए कि वो अहमदाबाद को ओलंपिक अलॉट कर देगा? तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ी अपने आप का, इसे कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजुरी। ये कहीं खेल में कुछ ही राजनीति की जरूरत ही नहीं थी, खेल अपने ढंग से चल रहा होता था। अगर आपको इस तरह का काम करना ही है कि सारे बांग्लादेशी भारत में हैं, वो सब गलत हैं, केकेआर को कह रहे हैं कि आप अपने खिलाड़ी को बांग्लादेश वापस भेजो, तो प्रधान जी वो शेख हसीना को क्यों रखे हुए हैं दिल्ली में किसी क्या कहते हैं सेफ हाउस में? उनको भी वापस हवाई जहाज से भेज दो ना। अडानी काहे के लिए बिजली दे रहे हैं बांग्लादेश को? तो ये जो थियोरियां हैं, ये केवल और केवल राजनीतिकरण करके अपना खुद का भी डैमेज कर रहे हैं। देश का जो एक, हर देश की एक क्रेडिबिलिटी होती है, हर देश को दुनिया में दूसरे लोग, अलग अलग संस्थाएं होती हैं। देश के नाते आपको यूनाइटेड नेशन देखता है, खेल के नाते आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देखती है, फुटबॉल के नाते आपको फीफा देखता है। मैंने अभी आपको बताया मेरा बेटा इंटरनेशनल मास्टर बना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि खुद उसने बोल दिया कि इंटरनेशनल मास्टर में बन गया हूं। फीडे नाम की कोई संस्था है, कोई एक ग्लोबल संस्था है, उसने दिया है। तो ये सारे वैश्विक संस्थाओं के सामने अपनी फजीहत करवाने के बाद, अब अगर आप इसी को कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मिला, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही दुखद है। इस तरह की चीजों से इनको पूरी तरह से बचना चाहिए। भारत के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की सरकार को बचना चाहिए, वो तो होश में शायद नहीं है, लेकिन नागरिकों को इस चीज से बचना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारा बांग्लादेश के खिलाड़ियों को वापस भेजो, तो अफगानिस्तान में भी तो तालिबान है, तो उसी अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के साथ आप टेस्ट मैच काहे के लिए खेल रहे हो? यही कह रहे हो ना कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो, और अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, बेचारा राशिद खान, वो अलग है, उसका तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उसका तालिबान से लेना देना नहीं है, इसीलिए आपने सनराइजर हैदराबाद का उसको कैप्टन भी बना के रखा हुआ है। राशिद खान सनराइजर हैदराबाद के शायद कैप्टन है, वो अफगानिस्तान के हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान का तो है लेकिन वो तालिबान से लेना देना नहीं है। तो अगर उसका तालिबान से लेना देना नहीं है, तो बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर का बांग्लादेश में जो समस्याएं हो रही है उससे उसका बेचारे का क्या लेना देना? वो तो गेंद पकड़ के बॉलिंग कर रहा था। तो इस तरह की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से दर्शकों को, खेल प्रेमियों को यह सोचना चाहिए कि किसी भी जगह पर, किसी भी कारण से अगर खेल में राजनीतिकरण आता है तो तुरंत का तुरंत उसको आप डिस्करेज कीजिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। अगर आपके देश में हो रहा है तो आप विश्वगुरु नहीं हैं, आप एक अपवाद हैं, आपको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। दुनिया भर में रशिया को अगर बैन भी करता है तो ओलंपिक में रशिया के खिलाड़ियों को ओलंपिक एसोसिएशन बोलता है कि अगर तुमको खेलने की इच्छा है तो ओलंपिक के झंडे के तले आओ। तो ऐसे लोग खेलते भी हैं, ऐसे लोग जीतते भी हैं, गोल्ड मेडल भी जीतते हैं। ये उस खिलाड़ी का नाम लिया जाता है, ये नहीं कहते कि उस देश का है। तो राशिद खान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। राशिद खान अफगानिस्तान के हैं, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता है, लेकिन राशिद खान को हम ये मानते हैं कि वो बेचारा खिलाड़ी है, उसका तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। जब राशिद खान के लिए जो नियम है, मुस्तफिजुर के लिए भी तो वही नियम होगा। चलिए, ये बेमतलब का विवाद जबरदस्ती के लिए और देश में और घृणा फैलाने के लिए, पोलराइज करने के लिए, पूरा ये विवाद सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। सोचिए कि आप चुनाव जीतने के लिए किसी को भी गद्दार कह दें, खेल में कितना जहर घोल दें, ये काम केवल मोदी और शाह साहब ही इतनी सफलता पूर्वक कर सकते हैं। आप सभी का मुझे फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।